गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय के एमए प्रीवियस की प्रिय छात्राओं, मैं तुम्हें हिंदी के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के संदर्भ में अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। तुम्हें अब तक बीए थर्ड ईयर तक विविध स्वरूपों में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। एमए प्रीवियस में आने के बाद उच्च साहित्य के इतिहास का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। इसकी वजह से जहाँ हमारा पाठ्यक्रम पूरा होता है वहाँ हमसे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अपने आप हो जाती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में इस प्रश्न पत्र को अर्थात साहित्य के इतिहास को रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए कि इस इतिहास के विविध कालों में हिंदी साहित्य के संबंध में विविध विधाओं के संदर्भ में इतनी व्यापक बातें हो जाती हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में भी निहित हैं कि हम लगभग हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त आसंगों का स्पर्श कर ले जाते हैं। इन आसंगों का स्पर्श कर ले जाने के कारण हमारे भीतर हिंदी साहित्य की संपूर्ण अवधारणात्मक आधार प्राप्त हो जाता है, जिसमें विशेषज्ञ रूपी दक्षता प्राप्त करने के लिए विविध आसंगों पर अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे बीए प्रथम वर्ष में ही तुमको आदिकाल और भक्तिकाल का इतिहास बताया गया होगा, वही बात हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम करेंगे तो उसकी सूक्ष्मता और व्यापकता और गहराई इन सब के साथ करेंगे, जिससे उस युग के आने वाली समस्त प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन और हृदयात्मक बोध दोनों प्राप्त हो सके। इतना तो हो जाएगा। और जब आपको दक्षता प्राप्त करना हो तब आप बिल्कुल पार्टिकुलर होंगे। जैसे आदिकाल के संदर्भ में आपने बीए में प्रथम वर्ष में ही ये पढ़ लिया होगा कि इसमें रासो काव्य की परंपरा मिलती है। विविध रासों में से एक रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो, जो सर्वाधिक प्रचलित है। इसकी और गहराई में जाने का काम विशेषज्ञता और दक्षता की दृष्टि से एमए में होगा, तो वो अलग विषय बन जाएगा। ऐसा ही भक्तिकाल और भक्तिकाल के विविध कवियों के संदर्भ में हो सकता है और बाकी कवियों के भी संदर्भ में। आज हमारा विषय उससे अलग है। हम जब साहित्य के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो समग्रता में बात करने के साथ उसकी गहराई को समझने के लिए हमको इस पूरी विषय वस्तु की समझ आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम तक जाने से पहले एक मूलभूत परिचय देना अपरिहार्य लगता है। आप सब बीए तक सामान्यतः हिंदी के साथ साथ अन्य विषय पढ़ते आए हैं और एक सामान्य बोध के तहत हर एक सामान्य विद्यार्थी इतिहास की भी जानकारी रखता है। इतिहास का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें इतिहास शब्द अलग से आ रहा है। साहित्य क्या है, कैसे है, उसका मूलभूत स्वरूप आपने बीए में मुझे उम्मीद है कि समझ लिया होगा। अब पहले इतिहास को जरा समझते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर हम इतिहास के अर्थ को, स्वरूप को समझना चाहें तो उसकी सामान्य सी यह परिभाषा मिलती है कि मानव सभ्यता के उस अतीत की उस लंबी कहानी का नाम इतिहास है, जिसको प्रमाणित करने के लिए हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हों। अर्थात इतिहास के लिए एक बड़ी शर्त लिखित साक्ष्यों का प्रमाण के रूप में उपस्थित होना जरूरी है। दूसरा यह है कि क्या कोई भी लिखित साक्ष्य इतिहास मान लिया जाएगा। अगर ऐसे हम माने तो पूरे दुनिया भर के इतिहास में आख्यानों,
मिथकों, भारतीय संदर्भ में बात करें तो पौराणिक आख्यानों की भरमार है। इसलिए वो सारे इतिहास नहीं हो सकते। वो ये नहीं बता सकते कि मनुष्य के अतीत में ये सारी घटनाएं जो घटित हुई वो सत्य हैं। वो जानने के लिए हमें कुछ अन्य साक्ष्यों को, जिन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य या रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली आदि कई चीजें और जुटा करके उसको पुष्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि फिर साहित्य, इतिहास के लिए साहित्य के की उपस्थिति की अनिवार्यता का आधार क्यों है? वो इसलिए है कि मानव अतीत की कहानी बहुत लंबी है। तो उस संपूर्ण लंबी कहानी को हम इतिहास की श्रेणी के भीतर शामिल नहीं कर सकते। इसलिए विद्वानों ने इतिहास के मोटे तौर पर यह पैरामीटर आधारित किया कि मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद से उसके जहाँ से साक्ष्य मिलने लगते हैं वहाँ से हम उसको इतिहास ले लेंगे और उन साक्ष्यों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे कि उसमें उल्लिखित घटनाएं कितनी सत्य हैं, कितनी असत्य हैं। वो कैसे करते हैं वो इतिहास वालों की बात है, इसलिए उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लिखित सामग्री का उपलब्ध होना जरूरी है, यानी लिखना पढ़ना उस समय के मनुष्य को आता है। केवल इतनी सी जानकारी हमें जरूरी थी इतिहास में मानने के लिए। उसके पहले के काल को इसीलिए आपने देखा होगा अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री और हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग इतिहास कहते हैं। एक समस्या भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष रूप से आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता यह साबित करती है कि भारतीय मनुष्य ने सिंधु काल में ही लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। हमें उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अब हमारी समस्या यह है कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसको हम किस काल में रखेंगे? इसीलिए उस काल को आद्य का इतिहास कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, प्रोटो हिस्ट्री कहा गया। यानी कि लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन साक्ष्य के रूप में हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम इतिहास के भीतर उसको समावेशित नहीं कर सकते। लेकिन उस समय के मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसको हम प्रागैतिहासिक काल में भी नहीं रख सकते। इसलिए एक बीच का रास्ता वहां पे अपना लिया। जैसे मनुष्य जाति के अतीत का एक लंबी कहानी का नाम इतिहास है, वैसे ही साहित्य के अतीत की भी उस लंबी कहानी का नाम इतिहास है, जिसे हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। इस दृष्टि से जब हम पाते हैं तो देखते हैं कि आरंभ में 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते एक भाषा का विकास होता है जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। उसमें जिस साहित्य का निर्माण होता है उसमें हिंदी साहित्य के अतीत के आदि रूप मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए हम अपभ्रंश काल से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मान लेते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अपभ्रंश काल से ही। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश के साहित्य में हिंदी भाषा के तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, अर्थात साहित्य के अतीत को समझने के लिए हमें भाषा के अतीत को समझना अति आवश्यक है। जब तक हम भाषा के अतीत को नहीं समझेंगे तब तक हम साहित्य के अतीत को नहीं समझ सकते। इस दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपभ्रंश तक आते आते भाषा किस रूप में विकसित हुई। इस संदर्भ में विद्वानों का यह मानना है कि अतीत में हम जाते हैं तो हिंदी का उत्स संस्कृत भाषा से मिलती है। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा या कोई भी भाषा हमेशा समाज सापेक्ष होती है, यानी वो समाज की धरोहर होती है। एक खास किस्म का समाज होता है जो उस भाषा का प्रयोग करता है, उसके बिना भाषा आती उपस्थित ही नहीं होती है। अतः भाषा हमेशा समाज की ऋणी है। इसलिए जब हम भाषा की खोज करते हैं कि कौन सी भाषा किस समय में थी, उस समय हमको ये देखना पड़ता है
कि उस भाषा को बोलने वाले लोग कौन थे और वो कब मौजूद थे, वहीं से उसके उत्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी के उत्स को जानने के लिए जब ये कहा गया कि इसका उत्स संस्कृत में निहित है, तो संस्कृत के उत्स को जानना पड़ेगा। तो संस्कृत के उत्स को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि संस्कृत भाषा को बोलने वाला समाज कौन था। तो जब इस सवाल से हम टकराते हैं तो हम पाते हैं कि संस्कृत भाषा भारतवर्ष के भीतर आर्यों की मातृभाषा या मूल भाषा थी। अब यह जानने के लिए कि संस्कृत भाषा इस देश में कब थी, यह हमें जानना जरूरी होगा कि आर्य इस देश में कब थे। इस दृष्टि से भी हमें पुनः इतिहासकारों की, शुद्ध इतिहासकारों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब शुद्ध इतिहासकारों की मदद हम लेते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहासकारों में इस बात को लेकर के एक बड़ा मतभेद है। पहला मतभेद तो यह है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे अथवा कहीं बाहर से आए थे। ये दोनों मतों के को मानने वाले अपने आग्रहों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अर्थात जो विद्वान ये कहते हैं आर्य भारत के मूल निवासी थे, वो कतई यह नहीं मान सकते कि यहाँ के मूल निवासी कोई और थे। आर्य भारत में बाहर से आकर बसे थे। दूसरे विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्य भारत से बाहर से आकर यहाँ बसे थे। वो भी अपने मत पर दृढ़ हैं और दोनों ही तरह के विद्वान आपस में अनेक प्रमाण देने का प्रयत्न करते हैं। हमें उस विवाद में जाना नहीं है, क्योंकि हमें साहित्य के इतिहास को समझना है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में भाषा के अतीत को समझना है, यानी भाषा के इतिहास को समझना है। और भाषा के इतिहास के लिए उनके विवादों से दूर हमें केवल ये ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी एक निर्धारित सीमा रेखा, जिसे अंग्रेजी में बाउंड्री लाइन कहते हैं, हो सकती है जहाँ पे हम यह मान सकें कि वो बाहर से आए हो या यहीं के मूल निवासी हो, लेकिन इस समय तो वो यहाँ पर थे। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें बाद वाली तिथि ज़्यादा सुविधाजनक महसूस होती है अध्ययन की दृष्टि से। सत्यता और तथ्य की दृष्टि को हमने पहले ही कहा कि हम उन्हें इतिहास वालों पर ही छोड़ देते हैं। तो बाद वाली बात कहेंगे तो आर्य अगर मूल निवासी थे तो निसंदेह है कि वो बहुत पहले से रहे होंगे। हमने बाद का इसलिए लिया कि जो भी आता है वो बाद में ही आता है, यानी कि पुराना कोई रह रहा है तो बाद में आएगा। तो अगर वो बाद में आए हैं आर्य, तो आर्य फिर आए कब? इस दृष्टि से भी हम जब देखते हैं तो विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ का मानना है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में ही आ गए थे, कुछ कहते हैं 2000 ईसा पूर्व में आ गए थे, कुछ कहते हैं कि भाई नहीं 1500 ईसा पूर्व में आए थे। तो यानी सबसे नज़दीक का जो हुआ वो हुआ 1500 ईसा पूर्व। तो चलिए हम उस विवाद को छोड़ करके हम यही मान लेते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आ चुके थे, भारत में रह रहे थे और उनकी भाषा संस्कृत थी। इस दृष्टि से हम संस्कृत भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व मान लेते हैं। अब हम भाषा की दृष्टि से भाषा के विकास को देखना चाहते हैं। भाषा की एक खास प्रवृत्ति होती है कि वह कड़े अनुशासन में नहीं बनती है। समाज अपने काम को चलाने के लिए उस भाषा को बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे वह भाषा अपने सृजनात्मक स्वरूप में आकर साहित्य का आकार और प्रकार ग्रहण करती है। और जब वो साहित्य का आकार और प्रकार ग्रहण करती है तो उसमें एक निर्धारित अनुशासन आता है और उस अनुशासन का नाम व्याकरण कहलाता है। इसीलिए व्याकरण की परिभाषाओं में एक महत्वपूर्ण परिभाषा यह भी है कि वह भाषा का अनुशासन है। इस अनुशासन के